नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद विजय दीवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप दोस्तों आप अपनी लाइफ और आपने जो पढ़ाई है उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों इसमें जो है आज हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ का निर्माण। जो भी क्षेत्रीय संस्कृति रहती है क्षेत्र विशेष में, जैसे भारत जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, भारत जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। और उस समय जो है आज का जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उस समय जो म्यांमार वगैरह, बांग्लादेश, ये सारे जो है भारत के हिस्से हुआ करते थे। तो इन क्षेत्रों में है जो इनके छोटे छोटे हिस्से थे, जैसे राजपूताना में राजपूत शैली विकसित हुई है ना। इनमें अलग अलग जो है मंदिर निर्माण की शैली, इनके जो है क्षेत्र संस्कृति अलग अलग जो है विकसित हुए। तो उनके बारे में जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के बारे में जो है हम देखते हैं। तो संस्कृति जो है किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा, बोली, वेशभूषा है ना, खान पान, नृत्य, संगीत आदि, ये जो है संस्कृति का हिस्सा होती है। जो हम पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, जो भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, जो नृत्य संगीत करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा होती है। इसलिए तो हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। इस तरीके से हर एक देश या हर एक देश की जो विभिन्न राज्य होते हैं या राज्य में भी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ की एक अपनी संस्कृति होती है। अब देखते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का जो चेर राज्य है वो प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में जो है, यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये पहले जो है केरल का हिस्सा हुआ है। चेर राज्य के बारे में चोर, चेर, पांड्य, इनके बारे में पढ़ा है। ये जो है साउथ के जो है कुछ राज्य हुए थे। 9वीं शताब्दी में स्थापित मलयालम भाषा का विकास कब हुआ, तो 9वीं शताब्दी में हुआ। इसका उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो सरकारी अभिलेख और क्षेत्रीय भाषा में। जो भी साउथ के जो हैं, जो भी अभिलेख है, वहाँ से हमें जो है इस 9वीं शताब्दी से जो है मलयालम भाषा का विकास देखने को मिलता है। आज हम तमिलनाडु क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में, यहाँ पर जो है मलयालम को बोलते हुए देखते हैं। 6 लोगों ने जो संस्कृत परंपरा ग्रहण की, जैसे केरल का रंगमंच थिएटर जो था केरल का, वो संस्कृत महाकाव्य पर क्या था, जो है आश्रित था, या उन पे जो है उनसे उन्होंने क्या ली थी, उनने प्रेरणा ली थी। मलयालम की पहली साहित्य कृति 12वीं शताब्दी में बताई गई। जो मलयालम एक भाषा है ना, उसकी जो कृति, पहली जो साहित्य लिखा गया, कब लिखा गया, 12वीं शताब्दी में। और 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम नाम से जो है व्याकरण काव्यशास्त्र लिखा गया। और ये किस में लिखा गया, तो मणिप्रणालम शैली में लिखा गया। इसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा, मतलब इसके समान जो है ये मणिप्रणालम जो है शैली हुआ करती थी, जिसमें जो है लीला तिलकम ग्रंथ लिखा गया। शासक और धार्मिक परंपरा। आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। जगन्नाथ संप्रदाय क्या था, तो उड़ीसा में जो है जगन्नाथ मंदिर है, जिसे ये किस देवता से संबंधित है, तो ये विष्णु से संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने इसका मंदिर का निर्माण कराया। और ये जो उड़ीसा के मंदिर है, ये जो है धन धान्य की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा धन धान्य है। तो इसी कारण से जो है मराठे, मुग़ल और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन लोगों ने जो है इन पर कब्जा जमाया। इनके कारण जो है इन्होंने जो है कब्जा जमाया है ना। इन मंदिरों पे हमेशा कोई भी शासक हुए, उन शासकों ने यहाँ पर जो है कब्जा जमाया है। जिससे मराठे हुए ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो उड़ीसा के मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। मुग़लों ने जो है अपने सूबे के आधार पर जो है इन क्षेत्रों को मिला लिया अपने क्षेत्रों में। ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर शासन करने के लिए आई थी, तो उन्हें जो है कोई मतलब नहीं था। यहाँ के धन वैभव जो है उन पे सारे पर उन्होंने क्या कर लिए, अधिकार कर लिए। तो इस प्रकार से जो धन धान्य जो है वैभव की दृष्टि से, अगर कभी युद्ध होता है तो उस धन का उपयोग जो है वो युद्ध में कर सकते हैं, अपने संसाधनों की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरीके से जो अपने नियंत्रण कब्जे में रखते थे, क्योंकि मंदिर अगर कब्जे में रख लिया, वहाँ से लोगों की क्या जुड़ी होती है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती है। भावनाएं क्या होती है, जुड़ी रहती है। इससे क्या होगा, इससे जो है वो सारा जो मतलब ये रहेगा, जो भी मतलब समाज वगैरह रहेगा, ये सारे उनमें क्या आ जाएंगे, उनके साथ आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कब्जा किया। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा है। जैसे 19वीं शताब्दी में राजस्थान जो है राजपूताना के नाम से प्रसिद्ध था, है ना। ये जो वाला क्षेत्र है अपन देखते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है, ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र, ये जो है राजपूताना कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर राजपूत वीर रहते थे। दोस्तों जो राजपूत रहते थे वो एक पराक्रमी योद्धा रहते थे, जो अपने मतलब स्वाभिमान के लिए क्या कर सकते थे, स्वाभिमान के लिए जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, है ना। अपने आप को ही क्या कर लेते थे, अपनी जो है अपनी परंपरा, अपना क्षत्रिय धर्म
इनके कारण जो है अपने आप को क्या कर लेते थे, अपने को शहीद कर लेते थे, ताकि जो है युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते थे, बल्कि जो है 10 लोगों को मार के ही मरते थे। तो इस प्रकार से जो है राजपूताना प्रसिद्ध था। राजपूत पुरुष रहते थे, इनका जो है अन्य समूह भी रहते थे, इनमें सांस्कृतिक विरासत शामिल है। जैसे राजपूताना में अगर राजस्थान आप कभी टूर के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे क्या मिलेंगे, महल मिलेंगे, है ना। महलों का जो है विकास, जो वहाँ पर आप पद्मावती कहानी सुनी होगी पद्मावत की, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावती की, उसकी कहानी वो जो है राजस्थान से ही कुछ रिलेट करती है ना। इस पर एक मूवी भी आई है, तो उस मूवी को भी देख सकते हैं। जैसे मूवी में अधिकतर थोड़ा सा क्या रहता है, जो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो रहता है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रहता है, लेकिन रियली जो है आप ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान की अपनी एक संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ का मतलब जो है वेशभूषा वगैरह, खान पान, और वहाँ का जो है मंदिरों का निर्माण, इस तरीके से जो सारी वहाँ पर है राजपूताना में शामिल है और शामिल थी, है ना, पुराने समय में। आज भी है, कुछ चीज़ों को क्या किया है, संरक्षित किया गया है। 8वीं शताब्दी में राजपूतों का शासन हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, है ना, मूवी भी है ये भी। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश शासक था, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान मानते हैं, है ना। पराक्रमी शासक हुआ है ये पृथ्वीराज थर्ड के नाम से। और ये राजपूत जो था, है ना, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी जो थी अजमेर में इन्होंने राजधानी बनाई थी। राजपूत जो थे पराक्रमी योद्धा हुए। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ जो है काव्यों में गाई जाती है, गीतों में रूप में जो है सुरक्षित है। 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और भी बहुत सारी जो है ये जो है इनके दरबारी कवि थे चंदपरदाई, उन्होंने जो है चंदपरदाई उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है, तो वहाँ पर जो है इन्होंने ये वाली क्या करी है, ये जो है रचना करी है ना। 12 बरस कुक्कुट जिए, 14 बरस जो है शियार जिए, ऐसा कुछ है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो भी है। इन राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि जो है इनका समय काल कितना है, 18 साल की उम्र में इनको अगर 18 साल से अबाउ जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जो रहते हैं वो 18 साल की उम्र तक अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये चारण और भाटों द्वारा गाई जाती है। इनकी वीर गाथा है जो चारण और भाटों के द्वारा गाई गई, है ना। नाटकों में प्रदर्शन किया गया, स्वामी पर क्रोध वगैरह जो है ये भाव सब इनमें नाटकों में आते हैं। सती प्रथा के एग्जाम्पल मिलते हैं। सती प्रथा क्या होती है, तो जब कोई भी शूरवीर या कोई भी राजपूत शासक रहता है, जब वीर गति को प्राप्त होता है या युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब उसको जलाते हैं या असमय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी स्त्री जो रहती है उसको भी उसके जो है अग्नि में क्या करना रहता है, अपने आप को, प्राण को जो है ख़त्म करना पड़ता है, अपने आप को जो है जलाना पड़ता है। या अगर वो इस तरीके से नहीं करती तो समाज में उसकी क्या है, उसकी जो है उसका जो होना है वो क्या होता है, जटिल हो जाता है। लोग उसको क्या नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं उसको। जो है जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, विवाह समारोह होते हैं, इनमें इनको बुलाया नहीं जाता है। तो ये देख सकते हैं, पति की मृत्यु होने पर स्त्री को भी अपने क्या प्राण को न्यौछावर करना होता था। अपने प्राण को क्या है जबरदस्ती क्या करना रहता था, आग में झोंकना रहता था। क्षेत्रीय सीमांत से परे कथक नृत्य के बारे में सुना ही होगा, है ना। कथक जो है प्रसिद्ध है ही। कथक शब्द कथा से निकला हुआ है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में जो है कथा यानी कहानी सुनने वाली जाति हुआ करती थी पहले। कथाकार के हाव भाव व वाचन से अलंकृत किया गया। कथाकार जो है उसमें हाव भाव रहते हैं, वो जिस प्रकार से वेशभूषा पहनते हैं, जिस प्रकार से मुँह बनाते हैं, ये सारे क्या है हाव भाव रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, इस तरीके से हाव भाव को जो है इनमें परोसा जाता है, या इनमें जो है क्या किया जाता है, उनमें जो है इस तरीके से वो क्या कहते हैं, अपना अभिनव दिखाते हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ, जिसमें कथक भी विशिष्ट है। ये भी एक नृत्य है। इसमें राधा कृष्ण, पौराणिक कहानियाँ, लोक नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे रासलीला आदि ये मुगल दरबार में भी प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। आगे इनमें 2 भागों वो शाखा में बढ़ गई है ना। तो राजस्थान और लखनऊ मेन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अवध के अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह के बारे में आपने सुना ही होगा। इनको कला का बहुत बड़ा कला जो है ये कला प्रेमी थे, तो इन्होंने क्या किया था, इनके क्षेत्र में ये कला के रूप में उभरा कथक। आज जो है ये कथक जो है पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र का क्या है, इसका जो है कथक का विस्तार है। 9वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासकों ने इसने नापसंद किया। अब कोई शासक है भारत में, वो शासक है तो उसने नापसंद किया, तो ऑब्वियसली क्या उसका धीरे धीरे क्या होगा, संकुचन होने लगाया। फिर पुराने समय में जो है ये गणिकाओं जो वेश्याएं रहती थी उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता था।
स्वतंत्रता के बाद में से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। अब शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो धार्मिक विषयों पर होते हैं, है ना। इसमें जो है अत्यधिक कौशल व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसको निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य जो है वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली केरल में, ओडिसी जो है उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुरी जो है मणिपुर में किया जाता है। अब जो संरक्षक थे, जो शासक थे, उन्होंने लघु चित्र परंपरा को भी क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। अब लघु चित्रकला क्या होती है, तो प्राचीन लघु चित्रकला जो थी वो तालपत्र, जो भी पत्ते हुआ करते थे, वो जो पेड़ों के पत्ते रहते थे या लकड़ियों के तख्ते रहते थे, उन पर क्या किए जाते थे, ये जो है बनाए जाते थे। सर्वाधिक सुंदर जो है पश्चिम भारत में जो है जैन ग्रंथों से हमें सजीव चित्र मिलते हैं लघु चित्रकला के। मुगल दरबार में अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनको भी जो है इनके दरबार में भी कुशल चित्रकार थे। आपने जो है मनुष्य के बारे में सुना होगा, और जो मनुष्य ने दोस्तों उसके बारे में जो भी और भी जैसे इनके कुशल चित्रकार थे इनके दरबार में, तो उनके बारे में आप और भी देख सकते हैं। इतिहास व काव्य पांडुलिपियां चित्रित, जिसमें दरबारी दृश्य बताए जाते थे कि जो शासक है वो किसी से लड़ाई कर रहा है, किसी से युद्ध करना है, लड़ाई शिकार के दृश्य जो है इनमें दिखाए जाते थे, है ना। मुगल साम्राज्य पतन, शिकार क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, है ना। साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य आप सभी को पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जब उसके जो भी सक्सेसर हुए हैं उनने उत्तराधिकारियों ने क्या किया, मुगल पतन को ठीक से नहीं, मुगल को के जो शासन को ठीक से नहीं संभाला, इस कारण जो है साम्राज्य पतन की ओर चला गया और चित्रकार भी जो है क्षेत्र विशेष में चले गए। मुगलों की कलात्मक जो है रुचियाँ दक्षिण भारत व राजपूत शैली दरबारों में प्रभावित है। इनमें इनके साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ी शैली जो है ये पुरानी कथाओं के दरबार में चित्र बनाए गए हैं। ये क्या है, चित्र शैली है। तो यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है किशनगढ़ शैली से, है ना। किशनगढ़ शैली कहाँ पर विकसित हुई, है ना। किशनगढ़ शैली क्या है, तो यहाँ से ये क्या है, एक जो है चित्रकला की क्या है, एक शैली है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बसोली शैली क्या होती है, तो ये हिमाचल प्रदेश लघु चित्रकला की एक शैली है जो साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली में क्या की जाती है, ये जो है चित्रों को बनाया जाता है। पहाड़ी शैली के रूप में जो है प्रसिद्ध है कांगड़ा शैली, ये भी एक पहाड़ी शैली है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कलाकार जो है लघु चित्रकला के रूप में नए वैष्णव परंपरा पर आधारित क्या करते हैं, वैष्णव परंपरा से रिलेटेड जो है चित्रों को बनाते हैं, है ना। कृष्ण, राधा, इनके बारे में जो चित्रों को बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इसमें नीले और हरे रंग, ये कोमल रंग होते हैं ना, इनको देख के जो है मतलब अच्छे लगते हैं, आंखों को भाते हैं, तो इन रंगों का क्या किया जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सभी पता रहता है दोस्तों, पेंटर जो रहते हैं अपने आप को सब पता रहता है उसे। विषय का काव्य पाठ जो निरूपण इसकी विशेषता है, काव्य पाठ जो किया जाता है। अब ऐसे ही देखते हैं बंगाल, है ना। बंगाल के बारे में आज जो हम पश्चिम बंगाल देखते हैं, पुराने समय में इस तरीके से बंगाल नहीं था। पुराने समय में बंगाल का जो है अपना एक अलग महत्व था। तो बंगाल जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, तो हम किसी क्षेत्र विशेष में अगर जाते हैं, वहाँ के जो बोलचाल देखते हैं, जैसे कि हम जैसे राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान क्षेत्र में कठे, मठे इस तरीके से जो है बोला जाता है ना। तो हम एक अंदाज लगाते हैं कि ये जो है व्यक्ति ये राजस्थानी है। पहले और अंत में तो हम भारतीय हैं ही दोस्तों, लेकिन हमारा जो है स्टेट वाइज जो है हम क्या करते हैं, हमारी जो अलग संस्कृति स्थापित रहती है। तो राजस्थानी लोग जो है राजस्थानी भाषा बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम साउथ में जाएंगे तो मलयालम हमें मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, है ना, उर्दू मिलेगी। ये सारी जो लैंग्वेजेस है हमें अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है। तो पुराने समय में भी इस तरीके से था कि जो है निवासी की पहचान किसके आधार पर की जाती थी, तो बोली के आधार पर की जाती थी, है ना। जैसे बंगाली व्यक्ति है, अगर बंगाली बोल रहा है तो हम अनुमान लगा लेते थे, पुराने लोग अनुमान लगा लेते थे कि ये जो है बंगाल से आया हुआ है। बंगाली भाषा भी जो है वो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। तो बंगाली भाषा अगर संस्कृत से निकली है तो ये बंगाल में कैसे गई बंगाली लैंग्वेज, तो ये जो है 13वीं चौथी और तीसरी और चौथी शताब्दी में जो बंगाल है और मगध, इन दोनों का आपसी संबंध स्थापित हुआ, है ना, बंगाल और मगध का। तो इन्होंने क्या, इनसे संबंध किस प्रकार से, तो आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जिससे जो है बंगाल में संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। ये जो है बंगाल में जो है संस्कृत लैंग्वेज चली गई, क्योंकि व्यापारिक जो लोग रहते थे, कुछ लोग मगध से बंगाल जाएंगे, कुछ बंगाल से मगध में जाएंगे। तो दोनों क्षेत्रों में क्या होगा, दोनों क्षेत्रों में जो है संस्कृति का प्रभाव दिखेगा। इस तरीके से बंगाल में जो है बंगाली लैंग्वेज आई,
है ना, चौथी शताब्दी वहाँ पर जो है संस्कृत का प्रभाव होने लगा। चौथी शताब्दी में गुप्त शासक उत्तर भारत में राजनीतिक नियंत्रण, जो गुप्त शासक आप सभी को पता है, चौथी शताब्दी जो है वहाँ पर गुप्त शासकों ने क्या किया, गुप्त शासन हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। गुप्त वंश में जो है बहुत सारे शासक हुए हैं, है ना, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो सारे हैं गुप्त सम्राट हुए हैं, तो इन्होंने उत्तर भारत में या उत्तरी बंगाल में राजनीतिक नियंत्रण लिया। और इनके दरबार में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके दरबार में जो है चीन से एक यात्री आए हैं हिंगसान, उन्होंने अपने ग्रंथ में उस समय बंगाल में संस्कृत के प्रमाण दिए हैं कि उस समय जो बंगाल में संस्कृत का प्रादुर्भाव था। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों का बंगाल पर नियंत्रण रहा। पाल शासकों में आप पढ़ेंगे कि पालों ने जो है बंगाल में शासन किया। इस वंश की स्थापना जो गोपाल ने करी, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। 14वीं और 16वीं शताब्दी में सुल्तान का शासन, मतलब जो दिल्ली के सुल्तानों का शासन, वो जो है बंगाल वो किसके कब्जे में आ गया, तो सुल्तानों के कब्जे में आ गया। 1586 में अकबर ने जीता, किसको जीता, तो बंगाल को जीता और अब एक सूबा बना लिया। इसकी भाषा फारसी थी। बंगाली का विकास होना स्टार्ट हो गया। अब बंगाली साहित्य जो है वो दो श्रेणियों में, एक संस्कृत से संबंध था, एक स्वतंत्र श्रेणी में रूप में विकसित हुआ। बंगाली जो साहित्य है वो संस्कृत से कुछ जो है प्रभावित था, और जो है एक बंगाली साहित्य जो स्वतंत्र लिखा गया, संस्कृत से उसका लेना देना कुछ नहीं था। संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद जो है मंगल काव्य के रूप में किया गया, जिसमें स्थानीय देवी देवताओं के बारे में बताया है। भक्ति साहित्य जो है गौड़ी वैष्णव आंदोलन, चैतन्य देव, इनके बारे में जो है इसमें वर्णन है। ये जो है संस्कृत महाकाव्य हुए। अब दूसरी श्रेणी देखते हैं जिसमें जो है स्वतंत्र है, जिसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, जिसे नाथ साहित्य, जिसमें मैनी मती के गीत, धर्म ठाकुर पूजा कथा, ये जो उस समय प्रचलित थी, इन सारे के बारे में है। पीर और मंदिर क्या हुआ करते थे, तो बंगाल में जब मुगलों का नियंत्रण हुआ, ढाका क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, इसको इन्होंने क्या किया, अपने सूबे की राजधानी बनाया। तो वहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी लोग थे, उन्होंने जब इस्लाम था तो उन्होंने मस्जिद वहाँ पर क्या बनाई, मस्जिदों का क्या किया, मस्जिद बनाई। अब बाहर से आने वाले जो बसने वाले लोग थे, उनमें अलौकिक शक्तियाँ, उस क्षेत्र में बस गए लोग जो है, उनमें अलौकिक शक्तियाँ रहती थी। वो जैसा बोलते थे, जिस प्रकार से वो मतलब जनता का उनको क्या था, सपोर्ट था। आमजन उनको क्या है, पीर जो है कहने लगे। इन पीरों को क्या थे, ये सूफी संत हुए थे, धार्मिक महानुभव थे, इनको अनुभव था धर्म का, साहसी थे, है ना, देवत्व, सैनिक, योद्धा वर्ग सब इनको क्या है, इनको है पूजने लगे। तो इस तरीके से पीर प्रथा जो है प्रारंभ हुई। 15वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण का दौर शुरू हुआ। मंदिर निर्माण कैसे किया गया, तो ईंटों व मिट्टी के गारों के द्वारा जो है मंदिरों का विकास किया गया, मंदिर निर्माण शैली विकसित की गई। आप पुराने समय में जब कनिष्क और इनके बारे में पढ़ेंगे तो मंदिर निर्माण शैली जो है वो कौन सी थी, तो एक जो है उत्तर भारत में जो प्रचलित थी वो किसी मथुरा शैली, और दक्षिण में द्रविड़ शैली विकसित की गई थी, और इनके बीच में एक और जो थी वेसर शैली का जो है ये स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से ही ईंटों और मिट्टी और गारों के द्वारा मंदिर निर्माण किया गया। निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू कंसारी, इन जो सामाजिक समूह थे इनका भी इनको समर्थन मिला मंदिर निर्माण में। अब मंदिर कैसे बनाए जाते थे, तो मंदिर 2 छत या 4 छत के बनाए जाते थे, है ना, या तो डबल बनाए जाते थे, 2 छत वाले थे, या फिर 4 छत वाले जो है मंदिरों का विकास किया गया होगा। इस तरीके से जो मंदिर रहते थे ना, ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर 2 छत बना दी, यहाँ पर 2 छत बना दी, तो जो साला जो है छतों का विकास भी इनमें किया जाता था। इनमें जो है सजावटी टाइल्स वगैरह चित्रकारियाँ बना दी जाती थी, जिससे क्या है, कोई राधा कृष्ण की चित्र बना दिए, राम की चित्र बना दिए, या अन्य जो है चित्रकारी जो है इन क्षेत्रों में कर दी, जिससे क्या है मंदिरों पे जो है अच्छा लगे। मिट्टी की पट्टियाँ बना दी, है ना। जो विष्णु मंदिर है वेस्ट बंगाल में बांकुरा जिले में, वहाँ पर जो विष्णु मंदिर बताया गया है, वहाँ पर विष्णु मंदिर है, तो वहाँ पर भी इन मंदिरों का जो विकास है इसी तरीके से किया गया। अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं आप, जो ब्राह्मण वर्ग है वो क्या करते हैं, मछली को भोजन के रूप में क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से क्यों किया, तो देखते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल है, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं कुछ ऐसी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है आप सभी को पता है तटीय क्षेत्र है ना। पश्चिम बंगाल का जैसे कोलकाता वगैरह इन क्षेत्रों में ये क्या है, बांग्लादेश से इनकी सीमा मिलती है। तो कुछ जो है यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर जो है इनका मौसम जो रहता है ये पानी से अत्यधिक वो रहता है। जो पानी भौगोलिक विशेषता के बारे में आपने पता होगा कि यहाँ पर जैसे बंगाल है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इस वाले क्षेत्र के लोग रहेंगे, यहाँ पर इनको गर्मी का अनुभव कम होगा, लेकिन ये जो लोग रहेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, इनको गर्मी का अनुभव ज़्यादा रहेगा,
है ना। इनको ठंड वगैरह से बचने के लिए तो इन शासकों ने जो है खाद्य पदार्थों के रूप में मछली और धान को खाना स्टार्ट किया। ब्राह्मण वर्ग जो है सामिस भोजन नहीं कर सकते, ऐसा पुराने समय में था, लेकिन बृहद पुराण में जो है इनको कुछ रियायतें दी गई और ये जो है मछली खाना इन्होंने क्या किया, शुरुआत कर दी। तो जो भोजन में जो है मछली का उपयोग करने लगे। तो आई होप जो है आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।